तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की कहानी। अब देखो यार, ऑनेस्ट बात बताऊं तो दिस चैप्टर इज़ वेरी टफ एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी स्कोरिंग। वाई इट इज़ वेरी टफ? क्योंकि लोग इसको टफ समझते हैं और इसके क्वेश्चंस कर नहीं पाते हैं। एंड वाई इट इज़ वेरी स्कोरिंग? क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आईपी मैट में भी हो सकता है आपको 2 से 3 मिल जाए, डी यू जैट में तो मिल ही जाएगा। ड्यू चैट में हो सकता है एक आधी मिले, क्योंकि ड्यू चैट एक्चुअली मैंने भी दिया, तो आई नो कि उसमें हायर मैथ्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू लोअर मैथ्स। ठीक है, तो इसीलिए उसमें आपको दिखे ना दिखे दैट आई कैन नॉट एश्योर, बट यस आईपी मैट में आपको रोहतक में तो भर भर के दिखेगा। ठीक है, एंड इंदौर में भी दिख जाएगा और मॉक्स में भी आपको। तो सी 2 से 3 क्वेश्चन है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि 8 से 12 नंबर की बात है भाई। 8 से 12 नंबर की बात है, वो थोड़ी ना आप छोड़ सकते हो। मैं देखो कितना जाता है कट ऑफ आईपी मैट का? एक मैथमेटिक्स के सेक्शन का 20 जाता है शायद, और जो सब वो वाला रहता है पहला सेक्शन, और दूसरा सेक्शन का भी कुछ 20-24 के आसपास आता है। तो अगर आप सोचो 24 कट ऑफ है और आप 12 नंबर एक ही चैप्टर से ला सकते हो, देन वाई विल यू थिंक ऑफ लिविंग दिस चैप्टर? एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी ईजी। अब देखो यार, हेडिंग दिख ही रही होगी और परसेंटेज और रेट परसेंट दिख ही रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि वो पहले से लिख के मैं एक्चुअली एक टेक ले चुका हूँ स्टार्टिंग का, बट फिर वो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस हो गया था। बताओ, रात के 3 बजे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, रात के 3 बजे भी शांति नहीं है। एनीवेज कोई बात नहीं। तो खैर, सी आई एस आई की हमारी कहानी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सी आई और एस आई क्या है। तो देखो, सी आई इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एस आई इज सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में अंतर क्या है? तो यार देखो, जब भी आप एक लोन लेते हो ना, जैसे मान लीजिए आप में से बहुत बच्चे आईपी मैट क्लियर कर लेंगे, तो वो आईएम में पढ़ने के लिए लोन लेंगे बैंक से। तो व्हेन यू विल टेक अ लोन, यू विल गेट टू नो कि आप एक तरीके से उस पर एक इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है। सो दैट इंटरेस्ट, जो हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं, ब्याज 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 नहीं ब्याज, ठीक है, जिसको हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं, तो उसकी कहानी है। अब सी आई एंड एस आई, इसमें अंतर हम कैसे पता चलेगा? तो हमने एक सिचुएशन एज्यूम करी है इन विच वी आर एज्यूमिंग दैट आवर प्रिंसिपल वैल्यू इज 100 रुपीज़। मतलब सर, मतलब ये कि हमने 100 रुपीज़ का लोन लिया है बैंक से। अच्छा सर, यस सर। एंड वी आर एज्यूमिंग आवर रेट परसेंट टू बी 10%। मतलब हमने 100 रुपीज़ का लोन ले लिया है और 10% रेट लगाना है। अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, आगे बताऊँ। अब देखो, दिस इज योर एस आई एंड दिस इज योर सी आई। अब जो सबसे पहली चीज एस आई और सी आई में अंतर होती है ना, वो ये रहता है कि एस आई में रेट जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे खर्च होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेम। यस, एस आई में रेट जिस भी प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा साल के अंत में। दैट प्रिंसिपल अमाउंट डज नॉट चेंजेस। गेटिंग? नॉट गेटिंग? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने 100 रुपये का लोन लिया और 10% उस पर रेट लग रहा है, तो 1 साल बाद आप कितने पैसे चुकाओगे? तो 1 साल बाद आप पैसे चुकाओगे, सबसे पहले तो आप 100 रुपीज़ चुकाओगे, ठीक, प्लस 10% ऑफ 100 चुकाओगे। ये ऑफ लिखा है, ठीक है। 10% ऑफ 100 तो चुकाओगे ना एस आई में। 100 रुपये आपकी ओरिजिनल वैल्यू और 10% ऑफ 100 आपको चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? अब यार मेरे से परसेंटेज पढ़ चुको, ये मत कहना कि सर नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ाना तो बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ। 10% ऑफ 100 प्लस 100 यानी कि 110 रुपये 1 ईयर के लिए। 1 साल के लिए आप देखोगे कि आपको 100 प्लस 10% ऑफ 100 दैट इज 110 रुपये देने हैं इन केस ऑफ एस आई। सेकेंड ईयर में आपको पहले साल का ब्याज तो देना ही है, दैट इज 110, प्लस दूसरे साल का भी ब्याज देना है, और दूसरे साल का ब्याज भी 100 रुपीज़ पे ही लगेगा, जो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू था। तो इसको सॉल्व करोगे तो दोबारा 110 आएगा प्लस 10, दैट इज 120। कहने का मतलब ये है कि एस आई में जो भी आपका रेट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेम, नो वन कैन चेंज इट। मतलब अगर पहले साल में आपको 10 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो दूसरे साल में भी आपको 10 रुपये ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। वाई? बिकॉज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही ब्याज आपको देना है, बिकॉज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एस आई में यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल वैल्यू दैट वॉज सेट फॉर फर्स्ट ईयर। गेटिंग दिस? बिल्कुल। अच्छा सर, थर्ड ईयर में क्या होता है? थर्ड ईयर में 2 साल का तो चुकाओगे, 2 साल का 120 आया है, तो 120
प्लस 10% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 130। ये आपका 3 साल का लोन है, तो इसीलिए योर एस आई ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द रेट इन केस ऑफ एस आई ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि लगातार उस पर ही खर्च होगा। बट इन केस ऑफ सी आई दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सीन होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि साल के अंत में आपने कितने पैसे लिए हैं। मतलब ये समझो कि आपने 1 जनवरी 2014 नहीं 15 जो भी चल गया 1 जनवरी 2014 में आपने 100 रुपए का लोन लिया एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2014 के एंड होने के बाद 1 जनवरी 2015 को आपको देना है 100 प्लस 10% ऑफ 100। क्यों? क्योंकि जो पिछला जो 1 साल का 100 रुपए था उस पर 10% वो ब्याज लग रहा है। अब मान लो आप 2015 में नहीं देते, आप 2016 में रिटर्न करते हो, तो आपको देना पड़ेगा 100 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट जो आपने ईयर 2015 में नहीं चुकाया। मतलब समझ रहे हो? और चल समझाता हूं, समझो 1 ईयर में आपको देना होगा 100 प्लस 10% ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 1110 रुपीज। For first year, both SI and CI are just the same. You do not need to think for it again. ठीक बात? For first year, your SI and CI is same. But for second year, that is according to my example जानने के बाद, अगर आपने 2014 1 जनवरी 2014 को आपने 100 रुपए का लोन लिया था और आपने 1 जनवरी 2015 के बजाय 1 जनवरी 2016 को चुकाया, तो आपको 1 जनवरी 2016 को कितना चुकाना होगा? दैट विल बी सबसे पहले उतना जो 2015 को चुकाना है प्लस 10% ऑफ 110 अगेन। ये 110 लिखा है बेटा, प्लीज थोड़ी राइटिंग गंदी है और स्केच पेन मोटा भी चलता है। प्लस 110 प्लस 10% ऑफ 110 गेटिंग दिस विल कम आउट टू बी 121। समझ में आया? फॉर थर्ड ईयर मान लो आपने 2014 के बाद 2015 में भी नहीं चुका, 2016 में नहीं चुका, आप 2017 में चुकाने गए, आपने 3 साल लोन रखा, दैट मीन्स 121 प्लस 10% ऑफ 121। इन केस ऑफ CI द प्रिंसिपल वैल्यू ऑन विच रेट विल बी यूज्ड कीप्स on changing. It is not at all the same that was your principal value in the case of SI. बिल्कुल ठीक बात, यहां तक समझ में आया? थर्ड ईयर में 121 प्लस 10% ऑफ 121 लगा, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 130। अरे ये कौन सा पेन आ गया, तो चलिए नहीं रहा, एनीवेज अभी चेंज कर लेंगे। तो हमारा आंसर आया थर्ड ईयर का 121 प्लस 10% ऑफ 121 दैट इज 133.1। 1 मिनट पेन चेंज कर रहा। हाँ पेन चेंज कर लिया, दूसरा पेन आ गया। तो इतना चीज़ समझ में आया? अभी मैंने इंग्लिश में बोला भी था कि SI के केस में हम उसी प्रिंसिपल वैल्यू पे रेट लगाते जाते हैं एंड CI के केस में हम प्रिंसिपल वैल्यू को चेंज करते जाते हैं। बच्चों प्लीज़ 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 ध्यान से सुनो यार, प्लीज़ ध्यान से सुनो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये अगर अभी यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत करेगा आपको आगे। इतना चीज़ समझ में आया? अब देखो शॉर्टकट तरीका SI/CI निकालने का। सेम तरीका देखो, 100 रुपये और 10% पे आपको पूरा चैप्टर करवा देंगे, बस इतना भरोसा रखो। और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए 100 रुपये सुपर चैट कर देना। जस्ट किडिंग, नथिंग लाइक दैट इज नीडेड। चलो वापस से सेम कहानी, प्रिंसिपल इज 100 एंड रेट इज 10%। ठीक बात, प्रिंसिपल इज 100 एंड रेट इज 10%। अब देखो कैसे होता है। This is year, this is SI, this is CI। ठीक बात। अब देखो कहानी, ईयर मान लो 1, ईयर मान लो 2, ईयर मान लो 3, ईयर मान लो 4। ठीक, प्रिंसिपल इज 100, रेट इज 10%। ठीक, 10% का मतलब क्या हो गया? 10% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/10 होता है ना? हाँ 1/10 होता है फ्रैक्शन में, 1/10 इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। और रेट लगेगा अगर प्रिंसिपल पे तो ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल विल इंक्रीज। वापस से कह रहा हूँ, परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जाके परसेंटेज के तीनों वीडियो देख के आओ। ठीक है, एनीवेज तो 1/10 इज आवर फ्रैक्शन व्हेन कन्वर्टेड टू
1/10, हाँ सही तो बोल रहा था, 1/10 इज आवर फ्रैक्शन वन कन्वर्टेड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक बात। अब जैसे ही इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल वैल्यू में, जैसे ही इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल वैल्यू में, बढ़ जाएगी वैल्यू। आप समझो आपने 100 रुपए का लोन लिया तो उस पर 10 रुपए इंटरेस्ट लगा के आप वापस 110 रुपए कर रहे हो, तो आपने जितना लिया था उससे ज्यादा आप दे रहे हो ना। बिल्कुल सही, तो वैल्यू बढ़ गई ना। तो 1/10 वॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 + 1/10 हो गई ना, दैट इज 11/10 ना, दैट इज 1.1 ना। बिल्कुल। अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 100 × 1.1। क्यों? बिकॉज 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था और साल पहला। अगर दूसरा साल होता तो ये हो जाता 100 × 1.2, अगर तीसरा साल होता तो ये हो जाता 100 × 1.3, और अगर चौथा साल होता तो ये हो जाता 100 × 1.4। यही चीज़ जब CI के केस में होती तो वो हो जाती 100, थोड़ा इसको ऐसे करने दो कि आप लोग को दिखे, इंटू 1.1 रेज टू 1 बिकॉज इट इज़ ईयर 1, 100 × 1.1 का स्क्वायर बिकॉज इट इज़ ईयर 2, 100 × 1.1 का क्यूब बिकॉज इट इज़ ईयर 3, एंड 100 × 1.1 की पावर 4 बिकॉज इट इज़ ईयर 4। गेटिंग दिस? अभी बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, अब मैं समझा देता हूँ कैसे करना है, एकदम बढ़िया बुद्धि चलेगी। बिल्कुल सही। देखो, रेट इज 10%, ठीक बात। ईयर मान लो 7 है, 7 ईयर्स, 7 × 10 कर दो, व्हाट इज 70 आया। जो भी वैल्यू आया उसको 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है सर, 70/100 कर दिया, कितना बना 0.7। जो भी वैल्यू ये बना उसको 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो। अगर ये SI के केस में बता रहा हूँ, अरे यार तुम लोग ऐसे समझोगे नहीं, रुको और अच्छे से समझाता हूँ, 1 मिनट रुको। अभी ध्यान देना, अब की बार ध्यान देना प्लीज़, ठीक है। ये वाली शीट साइड करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आई नो, बट प्लीज़ ट्राई, थोड़ी देर बस कैचअप कर लो, और इतनी बढ़िया चीज़ बताऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा, बस समझ लेना जब चीज़ समझाऊँ। तो मैं क्या कह रहा था, मान लीजिए आपका रेट इज़ 10%, ठीक। SI की बात कर रहा हूँ, अभी वापस यहाँ लिख देता हूँ कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट SI। रेट इज़ 10% और आपसे टाइम बोला जा रहा है 8 ईयर्स, टाइम बोला जा रहा है 8 ईयर्स, ठीक है। SI के केस में कुछ नहीं करना, रेट इंटू टाइम कर दो, दैट इज 8 × 10 80। अच्छा यस, वेरी गुड सर, 80 कर दिया। अब रेट इंटू टाइम करने के बाद उसको 100 से डिवाइड कर दो। अच्छा यस सर, कितना हो गया सर, 0.8 हो गया। अब जैसे ही इंटरेस्ट लगेगा अमाउंट तो बढ़ ही जाएगा ना, तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, तो 1 + 0.8 कर दो। मैंने परसेंटेज में भी सिखाया था कि इंक्रीज के लिए हमेशा 1 प्लस होता है, तो 1 + 0.8 कर दिया, तो दिस इज 1.8। दिस विल बी योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। MF का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कुछ और सोचा बहुत मारूंगा। MF का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दिस इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 8 ईयर्स। अब समझ में आया क्या तरीका यूज कर रहे हैं? इसीलिए अब वो पुरानी शीट लान दो, बहुत दूर उड़ के चली गई थी। हाँ, इसीलिए यहाँ पे 3 साल था ना, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, 3 साल था, 3 साल के लिए क्या किया, 10% रेट था, 3 × 10 कितना हो गया सर 30%, 30 को 100 से डिवाइड किया, कितना होगा 0.3। इंक्रीज ही तो करना है, 1 प्लस ऐड कर दिया, 1 + 0.3 1.3, खत्म सर। 1.3 इज आवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और पूरा परसेंटेज आपने यही तो सिखाया कि ओरिजिनल वैल्यू में जैसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे नया वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल एज दैट यार, छोटी छोटी बातें तुम लोग कैसे समझते नहीं हो, समझे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर 8 ईयर्स का सिंपल सा लॉजिक। अब SI की बातें चल रही तो SI की ही बातें करेंगे। SI की दूसरी बात जो मैं करूंगा वो क्या बताऊं, पेन ही गिर जाता है। अगर मान लो कि अगर रेट 1% है तो हम लेते हैं 1.01। दिस इज लाइक अ टेबल, इसको याद कर लो। 2% है 1.02, 3% है 1.03, 8% है 1.08, 9% है 1.09, 11% है 1.11।
बिल्कुल ठीक बात, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। और आई डोंट नो ये वीडियो जब तक पब्लिश होगा तब तक के नहीं, बट वी आर सून प्लानिंग टू कम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए मतलब समझ जाना कि हम लोग आ चुके हैं, आप वहाँ पे भी हमसे डाउट्स पूछ सकते हो। एनीवेज, सो रेट इज़ 1%, तो 1.01, 2% के लिए 1.02, 3% के लिए 1.03, 8% के लिए 1. नाउ दीज आर ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर फॉर NH ईयर, for NH year, rate into n upon 100 plus 1. This will be your multiplying factor. ठीक है, rate into year divided by 100 plus 1, जो भी उसको सॉल्व करके आएगा that will be your multiplying factor. एकदम ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। SI की बातें कर रहा हूँ अभी सिर्फ बेटा, बिकॉज CI इज वेरी वेरी सिंपल। अगर वो बताने लग गया तो इट इज टाइम वेस्ट। अब CI की बातें भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। तो CI की बातें ऐसी हैं कि CI में आपको कुछ नहीं करना है, मोटा हो गया बहुत, कोई बात नहीं, चलो। CI में आपको कुछ नहीं करना। CI में व्हाट यू नीड टू डू इज कि कैसे एक्सप्लेन करूँ CI की बातें। CI की बातें ऐसे समझो कि आपको बस ईयर 1 के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। ईयर 1 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो, और NH ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेज टू n। बस जैसे मान लो कि 8% आपका क्या है, 1.08 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सॉरी हाँ 1.08 इज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब कोई आपसे पूछ ले थर्ड ईयर के लिए, तो ठीक है 1.08 रेज टू 3 कर दो, इनटू जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपको अमाउंट मिल जाएगा। फॉर CI यार पता है CI के लिए चीज़ें बहुत सिंपल है। CI के लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू फाइंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द फर्स्ट ईयर, और जिस भी ईयर के लिए पूछ रहा है उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को उसकी पावर में रेस कर दो, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। वेरी सिंपल, वेरी इजी ट्रिक। जो दिमाग लगाना है वो CI में ही लगाना है, और CI वाला पार्ट एक बार और फिर से ना हो ना तो क्या कहते हैं उसको, रिवाइंड, हाँ रिवाइंड करके देख लेना है, इट विल बी प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो भी पढ़ाते हैं हम आपके बेनिफिट्स के लिए पढ़ा रहे हैं, मेरा या शिवम सर का इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो बस ये SI और CI की एकदम बेसिक कहानी थी। ये है नोट्स एक ही पन्ने के आपके, बट ये चीज़ अगर अभी नहीं क्लियर करते तो फिर शायद ही कभी हो पाता। आगे कहानी, दूसरी टॉपिक क्या कवर करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। तो दूसरी टॉपिक विल भी, हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, इजी से करें, इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक आपको मस्त चीज़ बताएंगे, किसी ने बताई ना होगी। यो जोगिंदर थाड़ा भाई, जोगिंदर ऐसी चीज़ बताएगा किसी ने सोची ना होगी। हाँ तो जोगिंदर भाई को साइड करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड SI ऑन ₹150, रेट इक्वल टू 8% एंड टाइम इज इक्वल टू 2 years। अच्छा सर, हाँ बेटा, तो ठीक है, फाइंड SI ऑन ₹150, रेट इज 8%, टाइम इज 2 years। ठीक है, 8% को पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना बन गया, 16 बन गया, दिख रहा है ना, हाँ 16 बन गया। 16/100 जैसे ही करेंगे दैट विल बी 0.16। हाँ सर, अब हमेशा इंक्रीज होगा तो 1 + 0.16 दैट इज व्हाट, 1.16। हाँ 1.16, 1.16 into your amount that is ₹150। That's it, you are good to go man, कुछ करना ही नहीं है इसके आगे। 1.16 into 150। कमेंट में आंसर बता देना टाइम स्टैम्प के साथ, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत मत रखना, बस जब तक हमारे साथ पढ़ो मज़े से पढ़ो। ठीक, और एक और बात, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर अगर फेल हो गए तो क्या। अरे फेल हो गए तो क्या, फेलियर के डर से क्या एग्ज़ाम ही नहीं दोगे। हमेशा याद रखना कि महाभारत में 5 भाई थे और उनके सामने 100 भाई की सेना थी। लेकिन अगर उस दिन युधिष्ठिर ने ये सोच लिया होता कि सर लड़ेंगे ही नहीं, लड़ गए तो हार जाएंगे, तब तो फिर हमेशा क्या नाम था उसका, दुर्योधन का ही शासन चलता रहता। दुर्योधन ही था ना, हाँ दुर्योधन का ही शासन चलता रहता। एक से एक 100 शूरवीरों को 5 पांडवों ने हरा दिया, तुम लोग एग्ज़ाम नहीं हरा पाओगे क्या। और नहीं हुआ एग्ज़ाम तो क्या, कोटा फैक्ट्री देखी है ना,
पढ़ाई करने वाले हमेशा वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। और अगर एक मोहर नहीं लगेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुन्नी पाकिस्तान नहीं जाएगी, मुन्नी पाकिस्तान ज़रूर जाएगी। ठीक, एक मोहर नहीं लगी तो क्या हुआ, दूसरी मोहर लगेगी, और दूसरी भी नहीं लगी तो तारों के नीचे वाला रास्ता मत लेना कि कोई सर ऐसा सोर्स लगा लेंगे कि किसी भी कॉलेज में हो जाए, नहीं, वो सब नहीं। ठीक, पढ़ाई इज नॉट मेड फॉर दैट। अच्छा, अब एक मस्त सा क्वेश्चन कंसेप्ट बढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा है, एक वैल्यू है p जिसको p से 2p होने में 5 ईयर लग गया। अरे बाप रे, हाँ 5 ईयर लग गए उसको p से 2p होने में, फॉर ci। अच्छा सर, हाँ ci में फाइंड टाइम फॉर 8p। मतलब मान लो कि आपके पास 1000 रुपए हैं, तो उस 1000 रुपए को 2000 रुपए होने में सीआई के केस में 5 साल लग गए। तो अब बताओ उसको 8 गुना होने में कितना साल लगेगा। अच्छा सर, हाँ, अब इस टाइप की चीज़ों की ना यही खासियत है। इस टाइप की चीज़ों की खासियत क्या है, पी से 2p होने में उसको 5 ईयर लगा, 2p से वापस 4p होने में उसको 5 ईयर लगेगा, और 4p से वापस 8p होने में उसको दोबारा 5 ईयर लगेगा। 2-2 साल, 5-5 साल में वो दुगना हो रहा है, तो इसीलिए इन टोटल 15 ईयर्स वो 8 टाइम्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब ये एकदम बनिया बुद्धि वाला सवाल था क्योंकि सीआई के केस में था। इसका एसआई के केस में भी एक सवाल बनता है जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। मैं भी बताता हूँ वो क्वेश्चन कौन सा था, 1 मिनट। हाँ जी बच्चा, तो जो आपका क्वेश्चन था एसआई में, अभी सीआई वाला समझा दिया, अब एसआई वाला समझ लो। एक अमाउंट को पी से 3p होने में 12 ईयर्स का टाइम लग गया। अरे बाप रे, हाँ, p से 3p होने में 12 ईयर्स का टाइम लग गया। इन हाउ मेनी ईयर्स एट एसआई है, पिछला वाला सीआई था, सीआई के केस में बनिया बुद्धि, एसआई के केस में दिमाग। तो p से 3p होने में उसको 12 ईयर्स का टाइम लग गया एट एसआई। इन हाउ मेनी ईयर्स it will become 12p। मतलब एक चीज को तिगना होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 साल। तो उसको 12 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। अब यहां पे बनिया बुद्धि नहीं चला देना कि p से 3p 3 गुना होने में 12 साल लगा, तो 4 गुना होने में 48 साल लगा गए, 48 वाला ऑप्शन मार्क कर दिया, आ गए घर में जोश में, अरे एकदम +4 जब एग्जाम की आंसर शीट आई तब पता चला सर -1 हो गया। और वो -1 नहीं होता, वो -5 होता है बेटा। वो -1 तो गया ही गया, उस 4 क्वेश्चन का भी तो लॉस देखो जो आता हुआ छोड़ के आ गए। तो सीआई के केस में बनिया बुद्धि, एसआई के केस में दिमाग। एसआई के केस में क्या दिमाग, तो अब देखो p से 3p में कितने का चेंज हुआ है, 2p का चेंज हुआ है। 2p का चेंज होने में कितना टाइम लगा है, 12 ईयर्स का। हाँ सर, 2p का चेंज होने में 12 ईयर्स का टाइम लगा। अरे 1 मिनट, हाँ सॉरी, वो थोड़ा कुत्तों के चिल्लाने की आवाज़ आ गई होगी, अभी भी आ ही रही होगी, लेकिन उसके लिए पढ़ाई तो नहीं रोक सकते ना। अब यार देखो, मैं रात में रिकॉर्ड करता हूँ फिर भी ये सब दिक्कतें आ रही हैं। प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज आप लोग भी कर लो, थोड़ा सा मैनेज मैं भी कर लेता हूँ, कि अब इसको रिकॉर्डिंग को बंद करके नया से स्टार्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आज। ठीक है, तो इतना अभी समझो कि प्री से 3p जाने में उसको 12 साल का टाइम लगा, तो 12 साल में वो 2p का इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक बात। अब देखो p से 12p जाने में, कलर बदलते हैं, p से 12p जाने में कितने का चेंज हो रहा है, 11p का चेंज हो रहा है। तो 2p जाने में उसको 12 ईयर्स का चेंज लगा, तो 11p जाने में उसको कितना लग जाएगा, 66 ईयर्स का। नॉर्मल यूनिटरी मेथड है यार, 2p को 12 ईयर्स यानी 1p जाने में उसको 6 साल लग रहे हैं, उसको दुगना होने में 6 साल का टाइम लग रहा है। तो 11 टाइम्स होने में 11 × 6 66 ईयर्स। सो दिस इज आवर आंसर, उसको 12 टाइम्स होने में 66 ईयर्स का टाइम लग जाएगा। दिस इज नॉट आर, दिस इज 12, दिस इज 12 टाइम्स। आज मेरी राइटिंग बहुत गंदी, तबीयत नहीं ठीक नहीं इसीलिए, तो वैसे तो राइटिंग बहुत ही गंदी है, स्टिल 12 टाइम्स होने में उसको 66 ईयर्स का समय लग जाता है। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो एसआई के केस में चीज़ें इस तरीके से सॉल्व होती हैं।
और सीआई के केस में सीधा बनिया बुद्धि। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा देखोगे एसआई में आते हैं दिमाग खराब करने के लिए। एक क्वेश्चन और करते जाओ सीआई एसआई का, उसके बाद इस लेक्चर को कर देंगे हम एंड। एक फॉर्मूला बता के उस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन अगले लेक्चर में रहेंगे। तो जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि P से 2P होने में उसको 2 ईयर्स का टाइम लगा। अब देखो बेटा, वो हो सकता है कभी यहाँ 100 दे देगा, यहाँ 200 दे देगा, 500 दे देगा, 1000 दे देगा, ऐसे भी कर देगा। P को 2P के जगह P की वैल्यू दे देगा। मैं वेरिएबल लेके समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में घुसे, दिमाग में घुसना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, वो हमसे पूछ रहा है टाइम फॉर 13P। अच्छा सर, हाँ जी बेटा। तो P से 2P जाने में, P से आपका 2P जाने में P का इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर, P का इंक्रीज हो रहा है। P का इंक्रीज होने में उसको 2 ईयर्स का टाइम लग गया। हाँ सर, P का इंक्रीज होने में उसको 2 ईयर्स का टाइम लग गया। अब P से 13P आने में 12P का इंक्रीज हो रहा है। तो 12P का इंक्रीज इज 12 into 2 that is 24 ईयर्स। वाई सर? वाई बिकॉज 1P के लिए उसको 2 ईयर्स का टाइम लगा, तो 12P के लिए उसको 24 ईयर्स का टाइम नहीं लग जाएगा? सही से बताओ, 1P के लिए उसको 2 ईयर्स का टाइम लगा और 12P के लिए उसको 24 ईयर्स का टाइम नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा सर, बात तो सही कही है आपने। तो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो CI/SI के एकदम बेसिक्स फंडों पे बेस्ड है और ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब जो एक फार्मूला मैं तब से बताया था, मैं बताऊंगा उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बता दूंगा, बिकॉज उसके लिए कंसेप्ट बताना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट अगर अभी बताने बैठे तो लेक्चर फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी दिस हैज़ गॉन टू समवेयर 26-27 मिनट्स। तो इतना ही रखते हैं, उस नए कंसेप्ट को हम बाद में पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। एंड आई नो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत डाउट्स होंगे, तो यार प्लीज़ शर्माना मत। इंस्टा पे आना हो इंस्टा पे पूछ लेना, टेलीग्राम पे हो टेलीग्राम पे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यार ऑनलाइन क्लासेस है, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। ऑफलाइन क्लासेस में एक डर भी रहता है कि टीचर क्या सोचेगा। यहाँ तो मैं जानता भी नहीं हूँ तुम कौन हो और ना ही तुम मुझे जानते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो मुझसे कहीं पे भी पूछ लेना। कुछ भी गड़बड़ लगा उस वीडियो में, यू आर फ्री टू आस्क मी। और इतनी देर पढ़ाए तो एक गाना सुन लो। to